गर्मी में दो सहेलियां सीमा और शीतल हाथों में शॉपिंग बैग लिए बाजार में गोलगप्पे खा रही हैं। वहीं थोड़ी सी दूरी पर आशा अपने बेटे पवन के साथ ठेले पर सब्जी बेच रही है। वो सब्जी बेचने वाली को देख रही हो, वो औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी मेरे घर। मैंने तो अपनी माँ को साफ साफ कह दिया, मैं ऐसे गरीब सब्जी बेचने वाले ससुराल बिल्कुल नहीं जाने वाली। इन गरीबों से अगर मैंने एक एसी लाने को कह दिया ना, तो आने वाली गर्मी में ये लोग मेरे लिए एक एसी तक नहीं ला पाएंगे। इतना बोलकर सीमा शीतल के साथ गोलगप्पे खाकर घर आती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन शीतल अपनी माँ के साथ बाजार आती है। बहन, आपकी सब्जी। अरे मैं तो पैसे घर पर ही भूल गई, घर में सब्जी भी नहीं है, अब क्या करूं। अरे कोई बात नहीं बहन, पैसे नहीं है तो अभी सब्जी ले जाओ, फिर कभी दे देना। हाँ जी माता जी, आप फिर कभी दे जाइएगा, हम तो यहीं ठेला लगाते हैं। पवन और आशा का ये बर्ताव शांति शीतल को काफी पसंद आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर शीतल सब्जी लेने आशा के पास आती है। तुम सब्जी वाले इतनी बेईमानी करते हो, इसीलिए तुम्हें तरक्की नहीं होती। मैंने तुम्हें 500 का नोट दिया है और तुमने सब्जी में भी तोल मारा है। लगी नहीं रहा है कि ये 2 किलो टमाटर है। आंटी भगवान से डरो, अभी अभी मैंने सब्जी का ठेला लगाया है, मेरे पास एक भी 500 का नोट नहीं है। देखो तो जरा दिन दहाड़े कैसे बेईमानी कर रहे हैं ये माँ बेटे। आंटी जी, बेईमानी ये लोग नहीं, आप कर रही हैं इनके साथ। मैंने खुद देखा है, आपने उन्हें 50 रुपए दिए हैं बस। शीतल की बात सुनकर वो औरत वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, अगर तुम ना होती तो वो औरत तो हमारे पीछे ही पड़ जाती। आशा को शीतल काफी पसंद आती है। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन शीतल के लिए पवन का रिश्ता आता है। तो वहीं शांति को भी पवन पसंद था अपनी बेटी के लिए, तो वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। पर जब इस बारे में सीमा को पता चलता है तो वो शीतल के घर आकर लिविंग हॉल में बैठ शीतल से बोलती है, शीतल तू पागल हो गई, ऐसे गरीब घर में शादी करके जाएगी? तूने अपनी माँ को मना क्यों नहीं किया? तू जानती है ना ये सब्जी बेचने वाले कितने गरीब होते हैं, ये तेरी किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों में भयंकर गर्मी आ जाएगी और जब तू गर्मी से परेशान होगी ना और उन्हें एक एसी लाने के लिए कहेगी तो उनकी इतनी भी औकात नहीं होगी कि वो तेरे लिए एसी ला सके। सीमा, तू जिसकी बुराई कर रही है वो मेरा होने वाला ससुराल है और मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय किया है, तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ठीक है, मत सुन मेरा एक अमीर घर में रिश्ता तय हुआ है, राज करूंगी मैं वहां, बाय। शीतल अपनी दोस्त की बातों में नहीं आती और बहुत जल्द दोनों ही दोस्त की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा इत्तेफाक से किराए पर वही घर लेती है जहां शीतल की अमीर दोस्त सीमा की शादी हुई थी। समय ऐसे ही गुजरता है और एक दिन घर में आशा बैठकर सब्जियां साफ कर रही थी, तभी मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। माँ जी, लगता है गली में आइसक्रीम वाला आया, मेरा भी दिल कर रहा है। अरे बहू, तेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ तुम लेट हो गई हो, आइसक्रीम वाला तो चला गया तो क्या हुआ, मैं दुकान से ले आती हूँ। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, आप शाम को आइसक्रीम ले आना, बाहर बहुत धूप है। बहू, सब्जी बेच के मैं और पवन रात के 11-12 बजे घर आएंगे, उस वक्त आइसक्रीम नहीं मिली तो इसलिए मैं अभी ले आती हूँ। बिना सोचे समझे आशा धूप में बाहर जाती है और अपनी बहू के लिए आइसक्रीम लेकर आती है। वहीं सीमा अपने ससुराल में फ्रिज से कटोरी में थोड़ी आइसक्रीम निकालकर जैसे ही खाती है, वहां उसकी सास आ जाती है और उसके हाथ से आइसक्रीम छीन उसे सुनाने लगती है। बहू, मैंने ये थोड़ी सी आइसक्रीम अपनी बेटी के लिए रखी है, ना कि तेरे लिए, तो इसे तू चट करने पर लग गई। शोभा सीमा को डांटकर आइसक्रीम फ्रिज में रख देती है। समय यूं ही बीतता है और गर्मी में ऐसे एक दिन घर के बाहर आशा पवन सब्जी का ठेला लिए खड़े थे। वहीं शीतल भी जो बढ़ती गर्मी की वजह से चक्कर खाकर गिर जाती है, पर पवन उसे पकड़ लेता है। अरे शीतल, क्या हुआ तुम्हें? खुद को संभालो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? घर में सिर्फ एक पंखा है और गर्मी बढ़ती जा रही है, इस वजह से हल्के से चक्कर आ गए थे मुझे। आदत नहीं है ना बिना एसी के रहने की। माँ भाभी सही कह रही, गर्मी बहुत बढ़ गई है, अब हमें भी अपने घर में एक एसी ले ही आनी चाहिए। तू सही कह रही है काजल, पवन इस गर्मी में तू एक एसी ले ही आ बेटा। मैं किसी से कुछ पैसे उधार मांग लूंगी और तेरे पास जितने भी पैसे हैं तू उन्हें जोड़ ले। और बहू, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तू सारा दिन आराम करेगी, घर के काम काजल संभाल लेगी। माँ, एसी 10-20 हजार की नहीं आती, आप सब मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। शीतल घर में एसी लाने से मना कर देती है, पर घर वाले कहाँ मानने वाले थे। पवन अब एक एक पैसा जोड़ने लगता है, तो वहीं काजल भी नौकरी की तलाश करने लगती है। तो वहीं सीमा एसी चलाकर कमरे में आराम कर रही होती है और तभी वहां शोभा आकर एसी बंद कर देती है। देख रही है करिश्मा बेटा,
यहाँ तेरी भाभी एसी चलाकर आराम फरमा रही है और तू वहाँ भूख से मर रही है। एसी चलाकर लेटी क्यों है? उठकर मेरी बेटी के लिए खाना बना। माँ जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए थोड़ी देर एसी चलाकर आराम कर रही थी। ये कैसी तबीयत है जो एसी चलाकर ही ठीक होगी? बहानेबाजी बंद करो और मेरे लिए खाना बनाओ। बीमार होने के बाद भी सीमा के ससुराल वालों को उस पर तरस नहीं आता। समय ऐसे ही बीतता है और इस बीतते समय में पवन और आशा सुबह से देर रात सब्जियां बेचती। यहाँ तक कि कई बार पवन ठेला लेकर जाता तो वहीं आशा सिर पर टोकरियां लेकर गलियों में जाती। वहीं काजल घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है और इस तरह से सब पैसे जोड़ते हैं। और एक दिन शीतल सीमा से उसके मिलने घर आती है। अपने दोस्त को देख सीमा एक बार फिर एसी चला देती है और अपने दोस्त के लिए चाय, नमकीन, बिस्किट लेकर आती है। पहली बार तू मेरे घर आई है, जबकि हम दोनों पड़ोस में ही रहते हैं। ये नहीं कि मौका मिलते ही आ जाऊं। हाँ बहू, मौका मिलते ही आ जाओ ताकि ये महारानी एसी चलाकर बैठ सके। इसको कितनी बार मैंने समझाया कि एसी तभी चलेगा जब मेरा बेटा आएगा, पर यह है कि मानती ही नहीं है। इतना बोलकर शोभा एसी बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। शोभा का ये बर्ताव देखकर शीतल को बड़ा अजीब लगता है, तो वहीं सीमा की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और शीतल के ससुराल वाले कुछ पैसे जोड़ते हैं। ऐसे ही एक दिन शीतल फिर चक्कर खाकर गिर जाती है और काजल डॉक्टर को बुलाकर लाती है, जहां उसे खुशखबरी मिलती है। और तभी आशा और पवन सब्जी बेचकर बची सब्जी की टोकरी लेकर अंदर आते हैं। माँ खुश हो जाओ, बहुत जल्दी तुम दादी बनने वाली हो। बहू तूने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी। पवन, मैंने तुझे एसी लाने के लिए बोला था, क्या हुआ? माँ चिंता मत करो, इस महीने एसी आ जाएगा। शीतल की प्रेगनेंसी से पूरा परिवार काफी खुश होता है। और एक दिन जब शीतल सब्जियां बैठकर साफ कर रही थी तो उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसे बार बार उल्टी होती है और चक्कर आने लगते हैं। जैसे वो बैठती है फिर से सब्जी साफ करने, काजल कहती है, भाभी आप नींबू पानी पी लो। नहीं काजल, सब्जी ठीक करनी है, माँ जी को सब्जी बेचने बाजार भी तो जाना है। नहीं बहू, तुझे बीमार छोड़कर मैं बाहर नहीं जा सकती। ये पवन का बच्चा कहाँ रह गया? मैंने उसे बोला था कि आज के आज एसी लेकर आए। मैंने उसे अपनी दोस्त से कुछ पैसे उधार लाकर भी दे दिए, फिर क्यों नहीं आया वो अब तक? आशा बात कर ही रही होती है कि तभी पवन एसी वाले के साथ एसी लेकर आता है। कुछ देर में उसके घर में भी एसी लग जाती है और पूरा परिवार एसी में बैठता है। माँ, तुम्हारी बहू के लिए मैंने एसी लगवा दिया है। 50,000 रुपए दे दिए हैं। हम सब ने जो मेहनत की थी और उधार लेकर जो पैसे जमा हुए थे, बाकी किश्त बन गई है। और शीतल, अब तुम एसी में ही बैठी रहना, कोई जरूरत नहीं है गर्मी में बाहर आने की। और अगर ठंड लगे तो एसी बंद कर देना। माँ, मैंने सब्जी ठेले पर रख दिया, आप और भैया बाजार चले जाओ, मैं भाभी का ख्याल रखूंगी। इस तरह पवन और आशा सब्जी का ठेला लेकर सब्जी बेचने जाते हैं। तो वहीं काजल अपनी भाभी का ख्याल रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिवाकर घर आता है और एसी चलाता है। पर तभी उसके दोस्त का फोन आता है और वो एसी चालू छोड़कर अपने दोस्त के घर चला जाता है। और घर में एसी चलता देख शोभा अपनी बहू पर भड़कने लगती है। बिना एसी चलाए तुझे सांस नहीं आती है ना? कितनी बार तुझे बोला है एसी तभी चलेगी जब मेरा बेटा घर में आएगा। हर वक्त एसी चलाकर बैठ जाती है। एसी का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? माँ जी, मैंने एसी नहीं चलाया, आपके बेटे ने ही चलाया था। रोती सीमा वहां से चली जाती है। तो वहीं सब्जियां बेचकर आशा अपने बेटे के घर आती है और पूरा परिवार एसी में बैठकर खाना खाता है। समय ऐसे ही गुजरता है और 2 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब गरीब आशा अपने बेटे के साथ सब्जियां बेचने जा रही होती है तो शोभा उन्हें देख ताने कसती है। मेरे घर में एसी लगा देख, अब गरीब सब्जी बेचने वाले भी अपने घर में एसी लगाने लगे। 1 महीने जब बिल भरेंगे ना तो सारा शौक खत्म हो जाएगा। आंटी, आप हमारे बिल की चिंता मत कीजिए, मुझे भी नौकरी मिल गई है। जैसे हमारा घर चल रहा था वैसे ही घर चलेगा। और रही बिजली की बात, तो बिजली का बिल तो मैं भी भर सकती हूँ। काजल की बात सुनकर शोभा घर में चली जाती है। और जब सीमा को पता चलता है कि उसकी दोस्त गर्भवती है और उसके घर में भी एसी लगी है, तो वो ये सब देखने और मिलने के लिए उसके घर आती है, जहाँ शीतल बेड पर बैठी एसी की हवा खा रही थी। तेरे घर में तो बहुत ठंडक है, तुम हर वक्त एसी चलाकर हवा खाती हो क्या? सोचा भी है तुमने बिल कितना आएगा? तेरी सास कुछ बोलती नहीं है क्या? अपनी सास का मैं तुझे क्या ही बताऊं, देखा ही होगा तूने मेरी सास मेरी कितनी परवाह करती है। ये एसी भी उन्हीं की लगवाई हुई है और कहती है बिल की टेंशन मैं ना लूं। बेटा, एसी लगवाई इसलिए ताकि गर्मी से बच सके। तुम नाश्ता करो, मुझे सब्जी बेचने जाना है। इतना बोलकर आशा बैठकर सब्जी ठीक करने लगती है और ये सब देखकर सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है। आंटी जी, शीतल, आप दोनों मुझे माफ कर दो। काश कि मैंने रिश्ता ना ठुकराया होता तो मैं इस घर की बहू होती। और आज जो शीतल जिंदगी जी रही है वो जिंदगी मैं जीती। पर अपने लालच और घमंड के चक्कर में मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। शीतल, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतना अच्छा घर मिला।
उस दिन शीतल के घर जाकर आशा का बर्ताव और गरीब सब्जी बेचने वाले के घर एसी देखकर सीमा को एहसास होता है कि उसने ये रिश्ता ठुकराकर कितनी बड़ी गलती की थी। नई नवेली सोनिया सुबह सुबह अपने ससुराल के गार्डन में गमले में पानी डाल रही होती है। तभी उसे देख उसकी गरीब सहेली कहती है, अरे तुम भी शादी करके यहीं आई हो, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनिया तुम्हें। नहीं तो तुम मेरे घर के सामने? अच्छा माँ जी, जिस लड़की की शादी की बात कर रही थी वो तुम ही हो। अरे सोनिया तू ये सब छोड़, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों सहेलियां शादी करके आमने सामने रह रही है। आज तो तेरी पहली रसोई होगी ना? मेरी भी है क्योंकि। हाँ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तेरी भी पहली रसोई है। वैसे भी अभी मुझे अपनी पहली रसोई का खाना बनाना है। और हाँ, मुझसे सहेली वहेली का नाता जोड़ने की कोशिश मत कर। कहाँ तू पहले भी गरीब थी और आज भी गरीब ससुराल में रह रही है, लेकिन मैं और भी ज्यादा अमीर ससुराल में रहने आई हूँ। और पता है मेरे ससुराल के कोने कोने में एसी लगा हुआ है, यहाँ तक कि रसोई में भी। मैं आराम से अपनी पहली रसोई का खाना बनाऊंगी। अच्छी बात है कि तेरे पूरे घर में एसी लगा हुआ है। सो सैड, तुम्हारे घर में तो एसी भी नहीं होगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतरा कर सोनिया वहां से चली जाती है। तभी नीतू की सास गायत्री चूल्हा और सारे बर्तन घर के बराबर में जो आम का बगीचा होता है वहां आम के पेड़ के नीचे रखकर छोटी सी रसोई तैयार कर देती है। माँ जी आपने रसोई बाहर क्यों निकाल दी? अरे बहू, मैं वहाँ अंदर खाना बना बनाकर पसीने में तर हो जाती हूँ। मैं नहीं चाहती तू भी गर्मी में खाना बनाकर अंदर परेशान हो, इसीलिए मैंने इस आम के पेड़ के नीचे बना दिया है। आम के पेड़ की ठंडी छांव में तू आराम से पहली रसोई करना। अरे हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तब नीतू आम के पेड़ से पत्थर मारकर कच्चे आम तोड़ती है, जिससे वो आम रस बनाकर तैयार कर देती है और फिर चूल्हे पर छोले बनाती है। तभी अपनी रसोई की खिड़की से खाना बनाते हुए अमीर सहेली कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी पहली रसोई आम के बगीचे में कर रही होगी। ओह माय गॉड, तुम्हारे घर में तो रसोई भी नहीं है। सो गरीब नो यू। ऐसी बात नहीं है, लेकिन माँ जी ने मेरी फिक्र करते हुए रसोई बाहर कर दी। आम के पेड़ के नीचे खाना बनाने में कोई गर्मी नहीं लगती, यहाँ ठंडक रहती है। अच्छा, मेरी रसोई में तो एसी लगी हुई है और तुम्हारे यहाँ नेचर वाली एसी लगी है, जिससे धूप निकलने पर बाद में भयंकर गर्मी भी लगेगी। वैसे मेरा खाना बन गया है तो अब मैं चलती हूँ। बातों बातों में सोनिया खाने में नमक ही नहीं डालती और अपने ससुराल वालों को ऐसे ही परोस देती है। बिना नमक का खाना खाकर ससुराल वालों का मुंह बन जाता है। ओहो, ये कैसा खाना बनाया है सोनिया? तुम आंखें बंद करके खाना बना रही थी क्या? और क्या बहू, इसमें एक चुटकी नमक नहीं है। बिना नमक का खाना कौन खाता है? ये बहू भी ना सुनाने वाले काम करती है। अरे दोनों ने तो मुंह ऐसे बना लिया जैसे कि बहू ने करेले लाकर रख दिया हो सामने। अरे नमक ही तो कम है, भूल गई होगी बेचारी, खा लीजिए। सॉरी आप सबको, मैं नमक डाल देती हूँ। तब सोनिया खाने में नमक डालकर सबको खिला देती है। जब वो अपने किचन में बर्तन रखती है तब खिड़की से फिर से नीतू को खाना बनाता हुआ देख रही होती है, तो बाहर जाकर कहती है, ये क्या नीतू, मैंने तो अपने ससुराल वालों को पहली रसोई का खाना बनाकर भी खिला दिया। तुम अभी तक यहीं चूल्हे पर बैठी हो, तुमसे अभी तक खाना भी नहीं बना। वो अभी हवा चल रही है ना, इसलिए खाना बनाने में देरी हो गई, मैं चलती हूँ। तब नीतू अपने ससुराल वालों का खाना बनाकर परोस देती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। वाह बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है और ये आम का पन्ना तो और लाजवाब है। हाँ नीतू, वैसे तुमने आम के बगीचे में खाना कैसे बना लिया? तुम्हें परेशानी नहीं हुई? नहीं, इतनी कोई परेशानी नहीं हुई, बस हवा चल रही थी तो खाना बनाने में देरी हो गई। आम पन्ना तो पहले बनाकर तैयार कर दिया था मैंने। बहू, हमारे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये छोटा सा शगुन है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे पापा जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। सब लोग खुशी से खाना खाते हैं। वहीं संगीता वहां से गुजरती है तो खिड़की से नीतू की तारीफ सुन लेती है। बताओ, बहू ने देर लगाकर भी खुली रसोई में आम के बगीचे में अच्छा खाना बना दिया। कितनी तारीफ हो रही है उसकी। और एक मेरी बहू को देखो, पहली रसोई भी ठीक से नहीं निभाई। ऐसा कहकर संगीता पड़ोसन के यहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाती है। दूसरे टाइम का खाना बनाते समय नीतू लालटेन जला लेती है। वहीं सोनिया इतनी ठंडी एसी वाली रसोई में खाना बना रही होती है कि तब ओहो, मेरी रसोई में एसी ने इतना ठंडा कर दिया कि मुझे ठंड लग रही है। सुन रही हो ना तुम्हें तो बाहर गर्मी लग रही होगी ना। आम के बगीचे में इतनी रात में लालटेन जलाकर खाना बना रही हूँ। देखो, अगर पैसे नहीं है तो बता दो, मैं एक लाइट का इंतजाम कर देती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे भी खाना बना लूंगी। तभी ठंड से खाना बनाते बनाते सोनिया की आंख लग जाती है और वो जो सब्जी बना रही होती है वो सारी जल जाती है। जलने की महक नीतू तक आ जाती है। तब नीतू उठकर सोनिया की खिड़की पर खटखटाती है, जिससे वो जग जाती है। उठो सोनिया, तुम्हारा खाना जल गया, तुम खड़ी खड़ी कैसे सो सकती हो? क्या सब्जी है भगवान, मेरी गोभी आलू की सब्जी जल गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना मैं तुमसे बात करती ना मेरी आंख लगती।
अमीर सहेली गरीब सहेली से इतना जलती है कि अपनी गलती का भार भी उसके सर मढ़ रही होती है। खैर आइए देखते हैं अमीर ससुराल वाले सोनिया के हाथ का खाना खाते हैं या नहीं। छी बहू, इस बार तो तूने हद कर दी। सुबह तो मैंने तुझे बचा लिया था, लेकिन अब क्या करूं? ऐसे खाना बनाकर खिलाएगी तू सबको? बहू, सुबह तो हमने बिना नमक का खाना भी चला लिया, लेकिन ये जला हुआ खाना कैसे चलाएं? बता संगीता, ऐसा करो तुम गरम दूध दे दो, ऐसे ही सो जाएंगे। सोनिया, तुम्हें नहीं खाना तो हम सबके खाने के बारे में तो सोचा करो। माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। खाने पर से सब उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और संगीता सबको गर्म दूध दे देती है, जिसे पीकर वो सो जाते हैं। सोनिया खुश नहीं होती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अमीर सहेली सारी सुख सुविधा के बाद भी अपने ससुराल में अच्छे से नहीं रहती, ना घर वालों को अच्छा खाना बना कर देती है और गरीब सहेली को पैसों का शो ऑफ करती है। वहीं गरीब सहेली आम के बगीचे से कभी कच्चे आम तो कभी पक्के आम तोड़कर आम पन्ना बनाती है, तो कभी आम रस, कभी आम की चटनी बनाकर घर वालों को खिलाती है, जिससे घर वाले गर्मी में भी खुश रहते हैं कि एक दिन गरीब बहू आम तोड़कर सिलबट्टे पर आम की चटनी बनाती। ये देख सोनिया, ओह माय गॉड, तुम तो हद से ज्यादा गरीब निकली। ना तो तुम्हारे घर में रसोई है और अब मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं है जो हाथ से इन ईंट पत्थर को घिस कर चटनी बना रही हो। हाथ नहीं दुखते, ऊपर से तुम्हें पसीना भी आ रहा, लेकिन मेरे घर में तो हर जगह एसी है। चलो मेरे घर में चलो, एसी की हवा खिलाती हूँ आज। सोनिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस आम के बगीचे में इतनी ठंडी हवा आती है जो पैसे से लाख गुना शुद्ध है, पर मुझे इस रसोई में खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं है। और सोनिया, भूलो मत, स्कूल में इसी सिलबट्टे पर चटनी पीसकर मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हें बहुत पसंद आती थी ये चटनी, और मिक्सर ग्राइंडर में वो स्वाद नहीं आता जो सिलबट्टे पर स्वाद आता है। आई नो, तुम ऐसे ही कुछ घिसा पिटा जवाब दोगी, इसीलिए मैं अपने एसी वाले कमरे में जा रही हूँ, तुम रहो अपने आम के बगीचे में। सोनिया मुंह बनाकर वहां से एसी वाले कमरे में चली जाती। कभी लाइट चली जाती थी तो सास बहू अपने छोटे से आम के बगीचे में बैठकर ही ठंडी हवा और छांव का मजा लेती थी। सास बहू खूब हंस हंस कर बात करती हैं। उन दोनों को अपनी रसोई से इतना हंसता हुआ देख सोनिया जलती है। गरीब सास बहू का भी ठीक है, घर में कुछ नहीं, बगीचे में रसोई है, फिर भी मेरी सहेली खुश है और मैं नहीं, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना ही नहीं पसंद आता। अगर तू अच्छा बनाएगी तभी तो पसंद करेंगे ना। सच बात तो ये है, तुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन चुगली करनी बहुत आती है। सीख ले अपनी गरीब सहेली से और पूछ उसके ससुराल वाले उसके हाथ का खाना खाकर खुश रहते हैं, जबकि उनके घर पर रसोई भी आम के बगीचे में और तेरे पास सब कुछ होने के बाद भी तू ऐसा खाना बनाती है। मैं भी चाहती हूँ कि तू अच्छा खाना बनाए तो मैं तेरी तारीफ हर जगह करूँ। मुझे पता है आप कुछ ऐसा ही बोलेंगी, लेकिन कमी तो मुझ में भी है। सोनिया उदास होकर रसोई से चली जाती है। कुछ देर बाद नीतू अपने हाथ का खाना बनाकर लाती है। माँ जी, मैंने आम की कलौंजी और पूरी बनाई है, आप खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गर्मी में खाने का उसका फायदा भी है। वो क्या है ना, बहुत दिनों से मेरा मन था कि आपको अपने हाथ का कुछ बनाकर खिलाऊं, और आम भी तो बहुत सारे हैं। बहुत अच्छा किया बहू जो तुम बना कर ले आई। रोज रोज तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने की खुशबू आती थी, बड़ा मन करता था खाने का। आज कहूंगी तुम मेरी बहू की सहेली हो, कुछ अपनी सहेली को भी खाना बनाना सिखा देती। रोज इसके पापा जी दुखी हो जाते हैं। माँ जी, आपने उसके सामने क्यों कहा? सोनिया, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगी। मेरे लिए तुम आज भी वही सोनिया हो जो बचपन में 5वीं क्लास से लेकर 12वीं तक थी। ये सुनते ही सोनिया की आंखों से आंसू झलक जाते हैं और वो नीतू को गले लगा लेती है। नीतू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे रोज रोज कितना कुछ कहा, कभी तेरे आम के बगीचे में, कभी गरीबी पर, तो कभी गर्मी में एसी का ताना दिया, लेकिन तूने फिर भी अपनी दोस्ती निभाई। ठीक है, मैं तुझसे खाना बनाना जरूर सीखूंगी। ये सुन सास को भी खुशी मिलती है और फिर सभी नीतू के बनाए हुए खाने को भी खाते हैं और सोनिया भी अपनी सहेली से खाना बनाना सीखती। और खाना बनाने के बाद जब वह अपने ससुराल में खाना बनाती है तो उसे बहुत तारीफ मिलती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।